वेलकम बैक। हम पर्यावरण प्रदूषण और कचरा प्रबंधन टॉपिक लेकर प्रारंभ हमने किया था। उस टॉपिक को हम प्रोसीड कर रहे हैं जिसमें ये तीसरी क्लास है और इसके अंदर हम जल प्रदूषण और उससे संबंधित प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को हमने कैम सीरीज 2021 के अंदर हम 22nd क्लास के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे सीरीज नंबर अलग है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक वाइज जो मार्किंग कर रखी है उसके अनुसार ये 22 पॉइंट के अंदर हम लेके चल रहे हैं कैम सीरीज 2021 का थ्योरी क्लास के रूप में। और इसके अंदर हम पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण पार्ट लेकर प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन। हमने प्रदूषण के अंदर इससे पहले वायु प्रदूषण और उससे संबंधित प्रक्रियाएं और उसके बचाव के जितने भी कार्य हैं वो, और इसके अलावा और इसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं शामिल थी वो सभी हमने इससे पहले ले रखी है। तो जल प्रदूषण के अंदर या वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम लेकर प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्यतः जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके अंदर या जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके पर आप आसानी से या महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे और उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब भी जाकर उससे रिलेटेड प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण। वास्तव में जल पृथ्वी पर लगभग 1% जल है जो उपयोगी जल है और उस जल के अंदर होने वाला प्रदूषण ही प्रत्यक्ष रूप से मानव प्रजाति को या जंतुओं को प्रभावित करता है और पेड़ पौधों को या सजीवों को प्रभावित करता है। उसी को हम यहाँ पर प्रदूषण के अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण और जल प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले या जल प्रदूषण किन कारकों की वजह से होता है उसको हम जल प्रदूषक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कंटेमिनेंट एक शब्द पहले आया था, वो उसका आपके एयर या वायु प्रदूषण के अंदर आता है, संदूषक कहते हैं जिसको। और यहाँ पर ये है वाटर के अंदर वाटर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं या वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उसी को हम वाटर पॉल्यूटेंट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉल्यूटेंट या प्रदूषक शब्द का उपयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जल का प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? एक तो फैक्ट्रियों के द्वारा जो भी एग्जॉस्ट या जो कचरा निष्कासित होता है उसके समुद्र में या जल के अंदर मिलने के कारण, या सीवेज के जल में मिलने के कारण, या बरसात के समय जो नाले का पानी है उस पानी के नदी के अंदर मिलने के कारण, या झीलों या तालाबों के अंदर मिलने के कारण ही जल प्रदूषण मुख्यतः उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम सामान्य उन प्रदूषकों का यहाँ पर नाम ले रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि वास्तव में जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उसमें से सबसे सरलतम हम नाम बात करें तो फूलों का उपयोग हम करने के बाद में उसको सीधा सा नदी नालों के अंदर या जल के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है, या फिर हम सामान्य जो त्यौहार हैं, ऐसे त्यौहार हैं जिसके अंदर हम मूर्तियों का उपयोग करते हैं या उससे संबंधित या पूजा सामग्री के रूप में जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वह सामग्री प्रयुक्त होने के बाद जब हम उसको फेंकते हैं तो ये जल के अंदर यदि पहुंच जाती है तो वहाँ पर जल प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर फूल जो कि सामान्य प्रक्रिया में एक बार प्रयुक्त करने के बाद में जब फेंके जाते हैं तो जल प्रदूषक के रूप में फूल महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा पूजा सामग्री या पॉलीथीन, ये सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कारक है। पॉलीथीन, पॉलीएथाइलिन बहुलक से निर्मित जो पदार्थ हैं जो 50 माइक्रोन से छोटे पतले थैलियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो सर्वाधिक पॉल्यूटेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा सीवरेज अवशिष्ट जो घरों में, फैक्ट्रियों में या होटलों वगैरह के अंदर जो सीवरेज अवशिष्ट है वह भी जल प्रदूषक का कार्य करता है। इसके अलावा नाले का पानी, नहाने धोने, कपड़े धोने की प्रक्रिया के अंदर प्रयुक्त किया जाने वाला पानी जो है वो पानी भी आखिर में यदि शुद्ध जल के साथ मिलता है तो प्रदूषक के रूप में प्रयुक्त होगा या प्रदूषक कहलाएगा। इसी तरह से वाहित मल, मल को बहने के बाद में या मल को सीधा जल के अंदर उत्सर्जित करने पर ये मल प्रदूषक के रूप में या जल प्रदूषक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर से उत्पन्न विषैले रसायन है या फिर गोंद है, कूड़ा करकट है, घरों का हो या फैक्ट्रियों का या कहीं का भी हो वो कूड़ा करकट, मृतदेह बहुत महत्वपूर्ण है जल प्रदूषक। मृतदेह जीवन के समाप्त होने के बाद में जो मृतदेह है उसको निश्चित महत्वपूर्ण
जो नदियां हैं उनके अंदर बहा दिया जाता है या फिर उनको जलाने के बाद में उनकी राख को उसमें बहा दिया जाता है, तो ये भी जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और इसके अंदर महत्वपूर्ण जो कि नदी के रूप में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, गंगा नदी जो कि पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है, उसके अंदर मूलतः यह मृतदेह प्रदूषक सबसे अधिक उत्पन्न करता है। इसके अलावा 1985 के अंदर गंगा कार्य योजना के नाम से स्वच्छ गंगा जल मिशन 2016 के अंदर प्रयुक्त किया गया था या प्रारंभ किया गया था, अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक पूर्णतः गंगा को स्वच्छ या निर्मल नहीं बनाया जा सका है। तो 1985 के अंदर गंगा कार्य योजना के द्वारा गंगा शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ था तथा 2016 में ये शब्द और सन आप जरूर ध्यान रखना, स्वच्छ गंगा मिशन प्रारंभ किया गया था, जो कि जिस नदी की स्वच्छता को ध्यान में रखते या स्वच्छ करने को की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लागू किया गया, प्रारंभ किया गया था। लेकिन प्रक्रिया जारी होने के बाद भी अभी तक यह पूर्णतः स्वच्छता प्राप्त नहीं कर पाया है, प्रक्रिया अभी तक जारी है। तो जल जीवों के मरने से भी नदी निर्जीव हो जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। नदियों के अंदर भी जीवन है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो या जलीय जंतुओं के रूप में है, लेकिन यदि प्रदूषक बहुत अधिक हो जाते हैं तो जलीय जीव मरने लग जाते हैं और जलीय जीवों के मरने की प्रक्रिया को ही के कारण ही नदी निर्जीव हो जाती है। अगर नदी सजीव है, इसका मतलब है उसमें सजीव पेड़ पौधे और जंतु उपस्थित हैं तो सजीव है, और अगर मृत हो जाते हैं तो उसे हम निर्जीव कह देते हैं, अर्थात नदी निर्जीव हो जाती है। और प्रदूषण के कारण ऐसा उत्पन्न या संपन्न होता है। उर्वरक ये भी प्रदूषक के रूप में प्रयुक्त किए होते हैं, या फिर अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट जो हम घरों के अंदर कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त करते हैं, या फैक्ट्रियों के अंदर या लॉन्ड्री के अंदर जो कपड़े धोने के लिए सर्फ प्रयुक्त किया जाता है या अपमार्जक या डिटर्जेंट प्रयुक्त किए जाते हैं, वह भी यहाँ पे जल प्रदूषक हैं। इसी तरीके से चर्म की फैक्ट्रियाँ अर्थात चमड़े की जो फैक्ट्रियों के अंदर जो रसायन निष्कासित होते हैं वो भी, पेंट की फैक्ट्रियाँ अर्थात जो रंग उत्पन्न कर या रंग बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं या पेंट्स बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, उनके अंदर भी रसायन जो निष्कासित होते हैं वो भी प्रदूषक के रूप में। इसी तरीके से रासायनिक अपशिष्ट औद्योगिक इकाइयाँ जैसे तेल शोधनशालाएँ अर्थात जो रिफाइनरीज हैं उनमें, या कागज़ की फैक्ट्रियों के अंदर, या वस्त्र और चीनी मिलों के अंदर जो भी रसायन या पदार्थ निष्कासित होते हैं वह भी जल प्रदूषण का कारण काम करते हैं, इसलिए उनको जल प्रदूषक कहा जाता है। इसके अलावा रासायनिक फैक्ट्रियों के विसर्जित रसायनों में बहुत ही घातक रसायन के रूप में आर्सेनिक, लेड, उनके फ्लोराइड होते हैं जो सजीवों के लिए घातक होते हैं। तो ये घातक रसायनों की श्रेणी में आते हैं। मैं इनके प्रतीक लिख देता हूँ। आर्सेनिक है ES के द्वारा, लेड PB के प्रतीक के रूप में, फ्लोराइड F के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और ये घातक रसायनों की श्रेणी में रखे जाते हैं क्योंकि ये सजीवों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि मौत के घाट उतार देते हैं, इसलिए इनको घातक रसायनों की श्रेणी में रखा जाता है। इनका रिसाव भूजल को भी खराब कर रहा है, जल को भी खराब कर रहा है, अर्थात ये रिस्क करके भूमि जल तक अगर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो जल है उसमें मिश्रित होकर के भी ये उस जल को भी दूषित कर देते हैं, और जब हम कुओं या ट्यूबवेल की सहायता से उस पानी को बाहर निकाल कर पीते हैं तो वह भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित होता है। इसके अलावा ये घातक रसायन अम्ल की या जल की अम्लता या एसिडिटी के अंदर वृद्धि करते हैं, और एसिडिक वाटर हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए आजकल एक महत्वपूर्ण एल्कलाइन वाटर या क्षारीय pH का वाटर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है, और आजकल ऐसे यंत्र भी आ गए हैं जिसकी सहायता से हम एल्कलाइन वाटर या हाइड्रेटेड वाटर को हम काम में लेते हैं, जिसमें स्वतंत्र हाइड्रोजन या मुक्त हाइड्रोजन भी प्रयुक्त होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जल प्रदूषक और उनसे होने वाले प्रभाव, और ये घातक रसायनों के नाम जरूर ध्यान रखना। ये रसायन वास्तव में सजीवों पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शब्द है, ये शब्द आपको इकोलॉजी का बहुत पारिस्थितिकी का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर इसके अर्थ भी पूछे जाते हैं। सुपोषणता या यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूट्रोफिकेशन वास्तव के में है अति उर्वरकता, इसको हम सामान्य शब्दों के अंदर कहें सुपोषणता, या हम कह सकते हैं अति उर्वरकता यानी जल के अंदर यदि प्रयुक्त किए गए उर्वरकों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है
तो जल में उपस्थित जो जलीय पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि इतनी तीव्रता से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पूरे जल के अंदर फैल करके जल के अन्य जंतुओं को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सुपोषणता कहते हैं, जिसमें एक कोशिकीय पादप से लेकर के बहुकोशिकीय पादप भी इसमें शामिल होते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द है सुपोषणता या यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन उर्वरकों में स्थित कौन कौन से नाइट्रेट आयन, जिसको हम लिखते हैं NO3-, फॉस्फेट आयन PO4-, जैसे रसायन शैवालों के लिए पोषण का कार्य करते हैं, जिससे इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और इसी को हम सुपोषणता कहते हैं। शैवाल जो हरी या ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, ये शैवाल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में, जो आपने देखा होगा जहाँ पर सुपोषणता यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के पानी के ऊपर इस तरह की बहुत ही मोटी काई की परत जम जाती है, शैवाल की कवक या परत जम जाती है, उसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और ये परत जलीय जीवों के लिए ऊपर से ऑक्सीजन को की सप्लाई को रोक देती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी जलीय जीव का नेगेटिव इफेक्ट सुपोषणता के कारण उत्पन्न होता है और ये नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो महत्वपूर्ण है सुपोषणता क्या है, तो अत्यधिक उर्वरकों की उपयोग द्वारा उर्वरक यदि तालाब या झील या किसी भी पानी के या पड़े हुए पानी के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर शैवालों के लिए पोषण का काम करते हैं और अत्यधिक पोषण प्राप्त करके शैवाल उस पानी के ऊपर अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करके अन्य अंदर उपस्थित जीव जंतुओं या जंतुओं के मौत का कारण बनते हैं। इसी प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया की बात करें तो जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से जल में ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि ये काई ऊपर से वायुमंडलीय ऑक्सीजन को पानी में जाने से रोक देती है। ऐसी स्थिति में जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे जलीय जीव शैवाल मरते हैं। तो जो भी शैवाल है ये सब मरना प्रारंभ कर देते हैं। इनके मृत भाग जीवाणुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि होती है। जल में जीवाणु वायरस कवकों की अधिकता के कारण जल विषाक्त हो जाता है। तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी हुई यूट्रोफिकेशन के कारण जलीय जीव और शैवाल मरने लग गए और इनके मरने से इनके मृत भाग यहाँ पर जो जल में जीवाणु उपस्थित हैं उनके लिए भोजन का काम करेंगे। भोजन की अधिकता होने से जीवाणुओं की संख्या के अंदर वृद्धि होगी, जिससे जल में जीवाणु वायरस और कवक अत्यधिक संख्या के अंदर बढ़ जाएंगे और इनकी अत्यधिक संख्या जल को विषाक्त या विषैला कर देती है, टॉक्सिक कर देती है। इस जल के रिसाव से भूजल में विषाक्तता आती है। तो पहले सतही जल के ऊपर ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, विषाक्तता उत्पन्न हुई और यही सतही जल रिस करके आंतरिक स्रोतों या भूजल के अंतर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर भी उस भूजल को भी ये विषाक्त कर देते हैं, जिससे कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो भूजल की विषाक्तता से हैजा उत्पन्न होता है, मियादी बुखार उसकी वजह से उत्पन्न होता है, या पीलिया रोग भी फैलता है और ये जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। हैजा, मियादी बुखार, पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है, ये उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा स्तनधारियों के मल में स्थित, बहुत महत्वपूर्ण है, स्तनधारियों के मल में स्थित कौन सा बैक्टीरिया है, इसका नाम आप ध्यान रखना, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहलाता है। तो स्तनधारियों के मल में स्थित, इसका नाम ध्यान रखें, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वाहित मल में पाया जाता है और यही वाहित मल यदि किसी जल के अंदर पहुंच जाता है या स्थिर जल के अंदर, झील में, तालाब में या नदी के अंदर पहुंचता है तो उस नदी में वाहित मल की अशुद्धि उपस्थित है या नहीं है, या वाहित मल उसमें मिल रहा है, उसकी जांच करनी हो तो हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की पहचान करके पता लगा सकते हैं कि इस जल के अंदर वाहित मल आकर मिलता है और ये बैक्टीरिया उपस्थित है, तो जिसका मतलब जल में वाहित मल मिलने के कारण जल अशुद्ध प्रकृति का है। तो ये एक नाम आप जरूर ध्यान रखना। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, स्तनधारियों के मल के अंदर पाया जाता है। वही बैक्टीरिया अगर पानी के अंदर पहुंच जाए तो उसको विषाक्त करके जहरीला बना देता है या विषाक्त कर देता है। प्रदूषित जल का संगठन क्या होता है, ये आपके एक सवाल के रूप में अक्सर पूछा जाता है कि प्रदूषित जल में क्या क्या अशुद्धियाँ या प्रदूषक हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार के प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषकों को इस सारणी के अंदर प्रदर्शित किया गया। इसके अंदर सबसे पहली बात करें, इसमें कार्बनिक अशुद्धियाँ
अर्थात खाद्य पदार्थों से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धियां हैं, उसमें कौन कौन से हैं? खाद्य पदार्थ के कचरे के रूप में जो उत्पन्न है उनमें से वाहित मानव का मल शामिल है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ शामिल है, तेल, यूरिया जो कि मूत्र में विसर्जित होता है वो शामिल है, पीड़कनाशी जो खेतों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, या शाकनाशी ये भी शामिल होते हैं, ये भी कार्बनिक अशुद्धियों के रूप में है। फल और सब्जी आदि का कचरा भी है, ये कार्बनिक अशुद्धियों के रूप में होता है। तो पीड़कनाशी है, शाकनाशी है, तेल है, यूरिया है, वाहित मल है, या जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये सभी इस श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। सेकंड टाइप के अंदर हम लेते हैं अकार्बनिक अशुद्धियाँ। ऊपर कार्बनिक अशुद्धियाँ, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों को शामिल किया गया था, यहाँ पर हम ले रहे हैं अकार्बनिक अशुद्धियाँ। और अकार्बनिक अशुद्धियों के अंदर उर्वरकों से निकलने वाले जैसे नाइट्रेट हैं, फॉस्फेट हैं, जो कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषणता उत्पन्न करते हैं, वो अकार्बनिक अशुद्धियों में आते हैं। तो सुपोषणता अकार्बनिक अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट और ध्यान रखेंगे, पोषक तत्व भी इसमें होते हैं, जैसे फॉस्फोरस पोषक तत्व के रूप में, और नाइट्रोजन युक्त, फॉस्फोरस नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी जैसे कि प्रोटीन है या एमिनो एसिड है, वो भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये पोषक तत्व भी कहलाते हैं। तो ऊपर वाले अकार्बनिक अशुद्धियों में ये भी पोषक तत्व हैं पादपों के लिए, और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी पोषक तत्वों का काम करते हैं। चौथे नंबर के जीवाणु भी हो सकते हैं, जिसमें हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः इनके नाम आप ध्यान रखना, विब्रियो कोलेरा और साल्मोनेला पैराटाइफी, ये टाइफाइड उत्पन्न करने वाले कारक हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। और ये भी जीवाणु जो हैं ये पानी के अंदर उपस्थित होते हैं। इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण पानी जो है वो पीने पर हैजा, टाइफाइड बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो हैजा का कारक कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। टाइफाइड का कारक कौन सा है? साल्मोनेला पैराटाइफी के नाम से जाना जाता है, और ये जीवाणु की श्रेणी में या बैक्टीरिया की श्रेणी में रखे जाते हैं। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों के अंदर पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजुआ भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें पेचिस अर्थात दस्त जो उत्पन्न हो रहे हैं उसके रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ भी हो सकता है। प्रोटोजुआ के अंदर अमीबा भी हो सकता है, तो अमीबायोसिस भी एक तरह से पेचिस ही है, और वो भी इस प्रोटोजुआ के रूप में उस पानी के अंदर उपस्थित हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल 5 प्रकार के घटक हैं जो प्रदूषित जल के संगठन के रूप में होते हैं, जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, जीवाणु और सूक्ष्म जीव शामिल है। पेयजल शुद्धिकरण। पेयजल शुद्धिकरण का मतलब है अगर अशुद्ध जल है तो अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे करने की जो प्रक्रिया है उसको हम पेयजल शुद्धिकरण कहते हैं। और पेयजल शुद्धिकरण के लिए हम जो प्रक्रिया काम में लेते हैं उसमें है फिल्ट्रेशन अर्थात छानना, दूसरा उबालने की प्रक्रिया, और तीसरा है क्लोरीनीकरण अर्थात जल के अंदर उच्च दाब पर क्लोरीन प्रवाहित करके हम क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा भी जल का शुद्धिकरण करते हैं। और क्लोरीनीकरण करने के लिए हम क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करते हैं या विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र है CaOCl2, और ये भी स्वतंत्र या नवजात क्लोरीन उत्पन्न करने के कारण जल को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो ये क्लोरीनीकरण, उबालना और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, जिसमें क्लोरीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गोलियों में, जिसमें सामान्यतः CaOCl2 या विरंजक चूर्ण होता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस भी, Cl2 गैस भी हल्के हरे रंग की गैस होती है, ये गैस भी सीधी की सीधी जल में उच्च दाब पर मिश्रित करके भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो और ये आपको दोनों नाम ध्यान रखना है, जल के शुद्धिकरण की क्लोरीनीकरण प्रक्रिया के अंदर क्लोरीन गैस का उपयोग भी किया जाता है, और दूसरा विरंजक चूर्ण के रूप में CaOCl2 का उपयोग भी किया जाता है। अब है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जिसके अंदर है पहला, औद्योगिक इकाइयों का कचरा यदि नदी और झीलों में न डाला जाए तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। सेकंड नंबर पे है औद्योगिक इकाइयों में जल उपचार संयंत्र लगाए जाएं तो भी जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसके अलावा कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण और पुनः प्राप्त करना और उपयोग न करना, ये 5R जो है मेथड हैं, ये मेथड करके हम जल को शुद्धिकरण कर सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। ये जल की प्रक्रिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जल का न्यूनतम उपयोग किया जाए तो ये प्रदूषण की प्रक्रिया को या जल के न्यूनतम उपयोग द्वारा
हम जल के प्रदूषण को रोक सकते हैं। आधिक्य में होगा तो ये बह करके नदी नालों में पहुँचेगा तो वहाँ पर प्रदूषण करता है। इसी तरीके से जल का पुनः उपयोग किया जाए, जो जल प्रयुक्त किया जा रहा है उसको यदि रिसाइकल किया जाए तो हम उसको वापस काम में ले सकते हैं, कम जल खर्च करके कर सकते हैं। पुनः चक्रण की प्रक्रिया, रिसाइकलिंग की प्रोसेस होगी, रीयूज, रिसाइकल और पुनः प्राप्त करना, अर्थात जल को वापस प्योरीफाई करके पुनः उस जल को प्राप्त किया जाए, या बरसात के जल को एकत्रित करके रिसाव द्वारा ज़मीन में पहुंचा करके, या छत के ऊपर जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस है उसके द्वारा भी हम जल को एकत्रित करके भी प्रयुक्त कर सकते हैं। और यह अन्य जो अनुपयोगी जल है, ये चाहे हम कुएं से भी या नलकूप से भी जल निकाल रहे हैं, वो भी आजकल कंटेमिनेट हो गया है, तो उस स्थिति के अंदर हम इस जल के रूप में या वर्षा के जल को एकत्रित करके उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से जल को बचाने के लिए ये उपाय किए जाएं तो जीवन लंबे समय तक जीवित रहा जा सकता है। नहीं तो केवल 1% उपयोगी जल ये भी धीरे धीरे मात्रा के रूप में कम होता जा रहा है, वर्षा नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जल की पृथ्वी पर, उपयोगी जल की पृथ्वी पर उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग में लेने लायक कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस प्रक्रिया का उपयोग करके मूल मंत्र के रूप में जल को नियंत्रित रूप से प्रयुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वाहित मल किसे कहा जाता है, ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। तो वाहित मल क्या है? तो द्रव रूपी अपशिष्ट जिसमें अधिकांश जल होता है तथा जल में घुले हुए व निलंबित, घुले हुए मतलब डिजॉल्व होंगे, और निलंबित का मतलब ऐसे अपद्रव्य होंगे जो कि जल में, जल बहता है तब तक तो उसमें अंदर घुले हुए, लेकिन स्थिर कर दिया जाए तो वे पदार्थ नीचे सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तलछट हो जाती है, उसको हम निलंबित द्रव्य कहते हैं, जो घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद में प्रवाहित जल होता है। तो ये द्रव रूपी अपशिष्ट जिसमें अधिकांश जल और जल के अंदर घुले और निलंबित अपद्रव्य होते हैं, जो कि घरों, उद्योग या कार्यालयों या अन्य उपयोग के बाद में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, उसी को हम वाहित मल के नाम से प्रदर्शित करते हैं या वाहित जल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट है जल प्रदूषण के रूप प्रक्रिया के अंदर कारक कौन कौन से हैं, किस कारकों की वजह से जल प्रदूषण मुख्यतः होता है। तो उनमें से सबसे पहला है सीवेज और घरेलू कचरा है, जो कि जल के अंदर मिलाने के कारण जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अलावा सेकंड है औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें शामिल है। थर्ड वाले में कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब हम जिन पदार्थों का उपयोग एग्रीकल्चर के अंदर कर रहे हैं, चाहे अतिरिक्त जल के रूप में हो, चाहे पीड़कनाशी हो, या इसके अलावा जल के या खेतों के अंदर जो कचरा है उसको भी हम बहा करके बाहर भेज देते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट की श्रेणी में या कृषि अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा उर्वरक, खाद वगैरह जो प्रयुक्त कर रहे हैं वो भी। इसके अलावा डिटर्जेंट जिसका उपयोग हम कपड़े धोने के लिए या इसके अलावा लॉन्ड्री के अंदर कपड़े धोने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। फिशियली धातुएं जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण धातुएं आपको बताई गई थी, आर्सेनिक और लेड। इसके अलावा सिल्टेशन, सिल्टेशन कहा जाता है ऐसे पदार्थ जो कि पानी के अंदर निलंबित अवस्था में होते हैं और समय के साथ उस पानी के अंदर नीचे सेटल हो जाते हैं, चाहे वो रेत के कण हो या किसी भी प्रकार की अन्य अशुद्धियाँ जो जल में अघुलनशील रूप में होती है, वो नीचे बैठ करके सिल्टेशन उत्पन्न करती है। इसके अलावा थर्मल प्रदूषण तत्व या थर्मल पॉल्यूशन एलिमेंट भी होते हैं, अर्थात जो ऐसे पदार्थ जो कि जल के ताप बढ़ाते हैं, वे प्रदूषक भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जल में रेडियो एक्टिव सामग्री भी हो सकती है और उसकी वजह से भी जल की प्रदूषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये कारक जल के प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जल के प्रदूषण तत्वों या प्रदूषक तत्वों का वर्गीकरण, कि कौन कौन सी प्रकार के प्रदूषक हैं और उनको हम अलग अलग भागों में अध्ययन के लिए कैसे विभाजित करते हैं। तो जल प्रदूषण तत्वों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहली बात आती है कि जल प्रदूषण तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रदूषण तत्वों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसमें हम एक एक करके ले रहे हैं। पहला है अजैविक प्रदूषण तत्व और विषैली धातुएं जो कि जीवों से प्राप्त नहीं हो रही है, अकार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त होती है। सेकंड है जैविक प्रदूषण तत्व, अर्थात ऐसे पदार्थ जो कि सजीवों से उत्पन्न किए जाते हैं या
उनके भागों से उत्पन्न होते हैं उनको जैविक प्रदूषण तत्व कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जमाव। जमाव का मतलब है लंबे समय तक जल के अंदर पदार्थों के मिले रहने के कारण पदार्थ जल के नीचे की जो सतह है वो गंदी हो जाती है या वहाँ पर कचरा एकत्रित हो जाता है, तलछट के रूप में रहता है, वही जमाव के रूप में प्रदर्शित होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जनित कचरा, ऑक्सीजन जनित अर्थात ऑक्सीजन से उत्पन्न होने वाला अर्थात जलाने के बाद में उत्पन्न होने वाला कचरा है। 5वें नंबर पे है रेडियो एक्टिव प्रदूषण तत्व शामिल हैं, थर्मल प्रदूषण तत्व शामिल हैं, खरपतवार दाशक और प्रदूषण तत्व भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कृषि कचरे और उर्वरक जो कि हम उपयोग में ले रहे हैं यह भी जल के प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं और इन कारकों को हमने टोटल 8 भागों के अंदर यहाँ पर विभाजित किया है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों से विसर्जित तत्व ये वैसे तो वायुमंडल में पहुँचते हैं लेकिन वहाँ से ये पानी के साथ में या वर्षा के साथ में घुल करके वापस जल के अंदर पहुँच जाते हैं। इसी के अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट जिनका उपयोग हम घरों में या स्वच्छता अभियानों के अंदर या स्वच्छ सफाई करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो भी बहकर आखिर में जल के अंदर मिल जाते हैं। इसी तरीके से बीमारियों के कारक या बीमारियां उत्पन्न करने वाले कारक जैसे हैजा आपको बताया था, टाइफाइड बताया था, उनको उत्पन्न करने वाले कारक भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा पौध पोषक अर्थात पौधों को पोषण देने वाले पदार्थ आधिक्य में हैं जिनका उपयोग पौधों के द्वारा नहीं हो पाता है वे भी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट वर्गीकरण के अंदर हम शामिल करते हैं जीव जंतु प्रदूषण तत्व अर्थात जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थ। इसके अलावा है जैविक प्रदूषण गैसीय प्रदूषण तत्व जो गैस के रूप में होते हैं और ये भी जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या फैलाते हैं। या फिर अपशिष्ट पदार्थ, तो नंबर 15 पे है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ सजीवों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और उसके बाद में वो निष्कासित हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उनको हम अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण कर दिया है। अब एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला है सीवेज और घरेलू कचरा। जी सीवेज और हाउस होल्ड वेस्ट अर्थात घरों से नालियों के अंदर जो बह करके कचरा निकल रहा है, चाहे वो गटर लाइन का हो, चाहे नहाने धोने के बाद में हो, या रसोई के पाइपलाइन से निकलता वाला कचरा हो, या सड़कों को धोने के बाद या नाली के अंदर बहाया हुआ कचरा हो, वो सभी इसमें शामिल होता है। तो लगभग 75% जल प्रदूषण सीवेज, घरेलू कचरे और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के द्वारा होता है, जिनमें मानवीय कूड़ा, साबुन, डिटर्जेंट, धातुएं, सीसा, मिट्टी, रेत के कण, बगीचों के कचरे एवं मैला इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये सभी पदार्थ है जिनको सीवेज और घरेलू कचरे में शामिल किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कस्बों का कचरा जल प्रदूषण का प्रधान कारक है। कस्बों के अंदर जो कचरा है वो जल प्रदूषण का प्रधान कारक क्यों है? क्योंकि कस्बों में जो भी पदार्थ ये निष्कासित होते हैं उनको सामान्यतः नदी ये नालों के अंदर बहा दिया जाता है। नाले जाकर के जब जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक बनते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कचरा अर्थात कार्बनिक तत्वों में फैटी एसिड का मतलब है उच्च लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वसा अम्ल जिनको कहा जाता है। इसके अलावा एमिनो एसिड है, प्रोटीन के विघटन में सूक्ष्मतम पदार्थ एकलक के रूप में एमिनो एसिड है। एमाइड्स है, इसके अलावा एमिनो शुगर एवं एमाइंस आदि, एमाइंस अर्थात NH2 समूह युक्त समूह है, इनको हम एमाइंस कहते हैं। अर्थात NH2 समूह युक्त यौगिक भी ये पदार्थ या प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अधिकांश नगरों के सीवेज जल में उत्सर्जित होने से पूर्व परिशोधित नहीं किए जाते हैं। तो जो भी सीवेज के अंदर जल या सीवेज में गंदा जल निष्कासित होता है उसको परिशोधित नहीं किया जाता है, एज इट इज़ बहा दिया जाता है, तो ये जल को अतिरिक्त रूप में प्रदूषित करते हैं। केवल राजधानी दिल्ली में 17 नालों द्वारा लगभग 130 टन विषाक्त कचरा प्रतिदिन यमुना नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। अर्थात यमुना नदी का मुख्य प्रदूषक कौन सा है? दिल्ली शहर। इसके अलावा सीवेज एवं घरेलू कचरे के हानिकारक प्रभाव के रूप में सीवेज जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के विकास के लिए सर्वोत्तम साधन उपस्थित हैं, अर्थात सुपोषणता पाई जाती है। अतः टाइफाइड एवं कोलेरा जैसी बीमारियों के मुख्य जनक हैं। तो 2 बीमारियां आपको ध्यान रखनी है, टाइफाइड और कोलेरा।
विभिन्न कीड़ों के लार्वा जो कि परजीवी होते हैं वे पेशाब एवं मल में उत्पन्न हो सकते हैं एवं जल को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरीके से पेशाब और मल के अंदर उत्पन्न होने वाले लार्वा भी जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। सेकंड पार्ट है औद्योगिक अपशिष्ट, जिसमें विषैले रसायन, हानिकारक मिश्रण, फिनाइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, धात्विक कूड़ा, प्लास्टिक, विषैले अम्ल, तेल, ग्रीस, डाई, अजैविक पदार्थ, रेडियो एक्टिव वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट आदि के पदार्थ असंख्य उद्योगों से प्रवाहित होते हैं और ये सभी पदार्थ जल में मिलकर के जल को प्रदूषित करते हैं। इसी तरीके से भारत में जल को प्रदूषित करने वाली कंपनियों में मुख्यतः ये कंपनियां आती है, जिसमें रसायन और औद्योगिक औषधि या रसायन एवं औषधि उद्योग की कंपनियां, कोयला धुलाई की कंपनियां, साबुन एवं डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियां, चीनी उद्योग या कागज उद्योग, मदिरा बनाने वाली कंपनियां, चमड़ा उद्योग, स्टील, उर्वरक आदि निर्माण करने वाली कल कारखाने या फैक्ट्रियां इसके अंदर शामिल हैं। ये अपशिष्ट जब सीवेज सिस्टम से प्रवाहित किए जाते हैं तब सीवेज संशोधन तकनीक की शुद्धता को जैविक रूप से विषैला कर देते हैं और इस तरीके से जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तीसरा कारक है कृषि अपशिष्ट, अर्थात खेती से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ। पौधों का पोषण, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, पीड़क नाशक, उर्वरक, खेत के कूड़े, नालियां, पौधों एवं जानवरों के अपशिष्ट, मिट्टी का अपरदन मुख्यतः अजैविक सामग्री है जो जल स्रोतों को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। आधुनिक कृषि कार्यों के अंदर हम NPK उर्वरकों का उपयोग करते हैं और उससे मिट्टी में फॉस्फेट और नाइट्रेट की मात्रा मिल जाती है। इनमें कुछ मात्रा वर्षा, सिंचाई एवं नालियों द्वारा घुल करके जल स्रोतों में पहुँच जाती है, जहाँ के ये इकोसिस्टम को या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र नुकसान पहुँचने के कारण जल में अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। अन्यथा प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम जल को शुद्ध बनाए रखता है। इसमें NPK एक महत्वपूर्ण शब्द है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। ये तीन तत्व हैं, ये तीनों प्रतीक हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक, फॉस्फोरस और पोटेशियम का प्रतीक है। ये तीन अगर पदार्थ उर्वरक के अंदर शामिल हैं तो ऐसे उर्वरक को हम NPK उर्वरक या NPK खाद कहते हैं। इसी तरीके से खरपतवार नाशक औषधियाँ वर्षा के समय जल में घुलकर स्रोतों तक पहुंच जाते हैं। वही प्रदूषण तत्व भूमिगत जल को भी गंभीर रूप से प्रदूषित करते हैं, क्योंकि जल के साथ ये रिस करके आंतरिक जलीय स्रोतों के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से हम जल निकाल करके पीने के लिए प्रयुक्त करते हैं। विकसित देशों की अपेक्षा भारत में इन रसायनों का बहुत कम उपयोग होता है। इसका मतलब भारत में जो कि विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर जल प्रदूषण कम है, जो कि औद्योगिक प्रदूषण के रूप में है, जबकि विकसित राष्ट्रों के अंदर प्रदूषण की मात्रा या जलीय प्रदूषण की मात्रा सबसे अधिक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्गीकरण के अंदर उर्वरक या फर्टिलाइजर भी जलीय प्रदूषक है। और जलीय प्रदूषक के रूप में फर्टिलाइजर अर्थात कृत्रिम उर्वरक रसायन आंतरिक प्राकृतिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ देते हैं, जल को बुरी तरह से प्रदूषित करने का काम करते हैं। और ये अधिक में प्रयुक्त किए गए उर्वरक हैं जो कि जल में बह करके या तो रिस करके आंतरिक जलीय स्रोतों में पहुंच जाते हैं या पानी के साथ बहकर नदी, नाला या तालाबों के अंदर पहुंच जाते हैं। लगभग 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग भारत के अंदर होता है, जबकि विश्व का औसत ये केवल कितना है, 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम कम प्रदूषकों का उपयोग करते हैं भारत के अंदर, जबकि विकसित देशों के अंदर ये मात्रा लगभग इससे 5 या 4.5 गुना तक है। ऐसी स्थिति के अंदर अगला है उर्वरक का प्रभाव क्या क्या होता है। तो उर्वरकों का प्रभाव सबसे पहले है मनुष्य पशुओं पर प्रभाव क्या होता है। तो उसमें जल में नाइट्रेट का मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, तब ये नाइट्रेट बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त नाइट्राइट में बदलता है। तो नाइट्रेट अर्थात NO3 है जो कि परिवर्तित हो जाता है NO2- में, जिसको कहते हैं नाइट्राइट में बदलता है। और वे नाइट्राइट बच्चों में रक्त के ऑक्सीजन वाहक क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं। नाइट्राइट के अलावा सबसे अधिक रक्त के प्रवाह में ऑक्सीजन वहन में बाधा उत्पन्न करने वाला ऑक्साइड कौन सा है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाता है, या NO2- भी यही काम करता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, जो कि सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1700 गुना स्थायी हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तथा श्वसन तंत्र एवं रक्तवाहिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है।
जिससे ये आप नाम बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, मेट हीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो नामक बीमारी बच्चों के अंदर उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे के रुधिर में अशुद्धियों के कारण, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण उसके शरीर का रंग है वो नीला या ब्लू हो जाता है, इसलिए इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है मेट हीमोग्लोबिनेमिया। किसके कारण होता है? नाइट्रेट अशुद्धियों के कारण। तो ध्यान रखना, नाइट्रेट अशुद्धियों के कारण मेट हीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जो कि मुख्यतः उर्वरक के कारण उत्पन्न होता है। इसी तरीके से उर्वरक फसल में प्रोटीन की मात्रा में कमी करते हैं। जब मक्के और गेहूं की फसलें एनपीके उर्वरक के उपयोग से उत्पादित की जाती है तो पाया जाता है कि 20 से 25% प्रोटीन में कमी पाई जाती है। अर्थात नाइट्रेट या उर्वरकों के या एनपीके उर्वरक की मात्रा जितनी ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है, उतनी ही कम प्रोटीन के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। चाहे दालें हो तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी, क्योंकि उसमें एनपीके खाद उत्पन्न हुई है। इसलिए हम आजकल जो सामान्य खाद है उसी का उपयोग करके बायो फर्टिलाइज़र के रूप में उनका उपयोग करते हैं, और उससे जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उनको हम शुद्ध खाद्य पदार्थ कहते हैं। उर्वरकों के अधिक उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं सब्जियों में खराबी उत्पन्न होने लग जाती है, कीड़ों एवं बीमारियों की अधिकता होती है। तो आपने देखा होगा आजकल अगर सब्जियां मार्केट से खरीद के लाते हैं तो सुबह तो एकदम ताज़ी दिखती हैं, लेकिन घर पे लाकर अगर अगले दिन तक इसको प्रयुक्त किया जाए या सुबह की सब्जी को शाम तक प्रयुक्त किया जाए तो ये मुरझा करके जल्दी ख़राब हो जाती है या उसमें जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, और यही सब्जियां अत्यधिक बीमारियां उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट भी जल प्रदूषक के अंदर महत्वपूर्ण घटक का काम करता है। घरेलू डिटर्जेंट कई प्रदूषक तत्वों से युक्त होते हैं, जिससे जल स्रोत पूरी तरह प्रभावित होते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो कि सतह सक्रिय अभिकर्मक या अभिकारक के रूप में होते हैं, इनको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट को सरफ कहते हैं। SARF कहा जाता है, जिसका अर्थ है सरफेस एक्टिव रिएजेंट विथ फोम, अर्थात पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मक जो कि फोम के साथ में, जाग के साथ में होते हैं, उन्हीं के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, जो कि जल प्रदूषण का काम करते हैं। इनमें सोडियम, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट, एमाइड्स एवं अनेक दूसरे पदार्थ जल में एवं सीवेज में पाए जाते हैं, और इनकी द्वारा ये उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। इसके अलावा विषैली धातुएं या टॉक्सिक मेटल्स भी इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं ये नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। विषैली धातुएं औद्योगिक प्रक्रिया, घरेलू सीवेज प्रवाह, गली के धूल कण, भूमि एवं उत्खननित ईंधन दहन से जलीय तंत्र में जाकर के मिल जाते हैं और वहां पर उसको प्रदूषित करते हैं। भारी धातुओं के अंदर जैसे कि मरकरी, कैडमियम, लेड, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन एवं क्रोमियम आदि जलीय जैव तंत्र के लिए हानिकारक और अत्यधिक जहरीले पदार्थ हैं, और ये भारी धातुएं अगर जल में उपस्थित है तो ये अत्यधिक बीमारियां उत्पन्न करने का काम करती है। सिल्टेशन, ये शब्द भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक विस्तृत एवं हानिकर प्रदूषक तत्व कौन सा है? सिल्टेशन। और सिल्टेशन होता क्या है? ये मिट्टी के कण हैं, जलीय जंतुओं के स्वतंत्र भ्रमण में मछलियों की वृद्धि एवं उनकी उत्पादकता में बाधा डालते हैं। सिल्टेशन का मतलब है जब पानी के अंदर छोटे कण अगर मिल जाते हैं तो कोलोइडी जल उत्पन्न हो जाता है, और कोलोइडी जल अगर है तो उसमें उपस्थित कण नीचे एकत्रित नहीं हो पाते हैं और जल को एकदम गंदला और धुंधला कर देते हैं। इन्हीं को हम सिल्टेशन के नाम से दर्शाते हैं। और सिल्टेशन के अंदर जलीय जंतुओं के, मछलियों की उत्पादकता या उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया या पेड़ पौधों के जल में उत्पन्न होने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, और यह भी एक महत्वपूर्ण जल प्रदूषक के रूप में प्रयुक्त होता है, सिल्टेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर इसमें अगर फिटकरी मिला दी जाए या कुछ अन्य ऐसे धन आवेशित आयन मिला दिए जाएं तो ये तत्व जो कि जल में कोलोइडी तंत्र के रूप में है, कोलोइड निक्षेपित होकर के, अवक्षेपित होकर के, जिसको कि हम कहते हैं कोगुलेशन या स्कंदन कहते हैं, स्कंदन द्वारा ये जल के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कृत्रिम रूप से की जा सकती है, पर प्राकृतिक रूप से नहीं की जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं उनके आसपास की जगह के अंदर बरसात में जो पानी एकत्रित होता है वो गहरा और धुंधला पानी होता है, जो कि सिल्टेशन की अशुद्धि उत्पन्न करता है। इसके अलावा
थर्मल प्रदूषण तत्व या थर्मल पोल्यूटेंट अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल के ताप को बढ़ा देते हैं, ये प्रदूषक आणविक, न्यूक्लियर एवं थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले कचरों में उपस्थित रहते हैं। थर्मल पावर प्लांटों में प्रवाहित गर्मी जलीय वातावरण को प्रभावित करती है। जल का थर्मल प्रदूषण दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न करता है। वो कौन कौन सी? उसमें पहला है जीव की जैविक क्रिया अधिक होती है, जिससे ऑक्सीजन के लिए मांग बढ़ती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। अर्थात हाई टेम्परेचर होगा, जलीय जंतु जो अंदर उपस्थित हैं वो ज़्यादा सक्रिय होंगे, या कीटाणु या जीवाणु हैं वो ज़्यादा सक्रिय होंगे। तो ज़्यादा सक्रिय होंगे तो उसमें ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का जब ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। दूसरा है उच्च ताप पर जल में विसर्जित ऑक्सीजन की कम मात्रा जैविक प्राणियों के लिए प्राणघातक हो जाती है। तो चूंकि सूक्ष्म जीव अत्यधिक संख्या में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं और उतनी दर में वायुमंडलीय ऑक्सीजन पानी में नहीं घुलती, ऐसी स्थिति के अंदर सूक्ष्म जीव तो उनको ऑक्सीजन का उपयोग करके जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देंगे, और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो जलीय या जैविक प्राणी हैं या जीव जो जल में रह रहे हैं, उनके जीवन में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात कम ऑक्सीजन प्राणघातक भी होती है। तो ये दो कारक हैं जो थर्मल प्रदूषण के कारण समस्या के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब दो महत्वपूर्ण शब्द एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक तो आता है ऑक्सीजन डिमांडिंग के रूप में, जिसको एक कहते हैं बीओडी और दूसरे को कहा जाता है सीओडी। फुल फॉर्म पूछी जाती है और इससे संबंधित प्रक्रिया के जो पूछी जाती है उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को अच्छी तरह से समझें और इसका अर्थ और इसके जो वर्जन है उसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखें। तो ऑक्सीजन अवशोषक अपशिष्ट अर्थात ऐसा कचरा जो कि जल में उपस्थित होने पर ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है या ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। ठीक है, ऐसा कचरा जो कि ऑक्सीजन का उपयोग करता है उसको ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट के नाम से दर्शाते हैं। जलीय जीवों को जल में श्वसन के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जल में लगभग 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन से कम ऑक्सीजन जलीय जीवों की वृद्धि को रोक देती है। अर्थात 6 ppm से कम ऑक्सीजन अगर जल में है तो यह कम ऑक्सीजन जलीय जीवों के लिए घातक होगी, और ऐसे पानी के अंदर उपस्थित जलीय जीव जल्दी मरना प्रारंभ कर देते हैं। जलीय पादपों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा तथा पानी की उथल पुथल या लहरों द्वारा जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है। लहरें उठती है, पानी में उथल पुथल होती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसमें घुलती है। इसके अलावा जो जल में रहने वाले या जल में पैदा होने वाले जो पादप हैं, ये पादप जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उस समय भी ऑक्सीजन जो उत्पन्न हो रही है वो जल में घुलित अवस्था के अंदर मिलती है, और इन दोनों के कारण ही जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दो प्रकार से मापते हैं। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जल में ऑक्सीजन की मात्रा को दो तरीके से मापा जाता है कि ऑक्सीजन या जल कितना प्रदूषित है, उसको भी नापने के लिए हम ये दो प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक ऑक्सीजन मांग या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या सीओडी। तो एक बीओडी है, दूसरा है सीओडी। ये दो महत्वपूर्ण मापने के कारक हैं, या हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण की प्रक्रिया को मापने के लिए भी हम इन दोनों का उपयोग करते हैं। उसमें पहला हम ले रहे हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड या मांग, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को हम जैव रासायनिक मांग या बीओडी कहते हैं। जल में यदि कार्बनिक कचरा है, किसी भी तरीके से पहुंचा हो, लेकिन उस कार्बनिक कचरे को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को जल में उपस्थित कार्बनिक कचरे को अपघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन की मात्रा को ही हम बीओडी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो प्रदूषित जल में कार्बनिक अपशिष्ट, एक मिनट, प्रदूषित जल में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने के साथ बीओडी का मान बढ़ता है, अर्थात कार्बनिक कचरा अधिक होगा तो बीओडी को बढ़ाने का काम करता है।
बीओडी का मान बढ़ने के साथ जल की प्रदूषकता भी बढ़ती है। बहुत महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात प्रदूषकता, जल की प्रदूषकता की बात करें तो ये बीओडी के समानुपाती है। बीओडी जितना ज़्यादा होगा जल में प्रदूषकता उतनी अधिक होगी, क्योंकि कार्बनिक कचरा ज़्यादा है तो उसको अपघटित करने के लिए उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को अधिक ऑक्सीजन चाहिए, अर्थात बीओडी बढ़ेगा, अर्थात प्रदूषकता अधिक होगी। 5 ppm से कम, ये अब आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना, 6 ppm तक पता रखा था, उसकी जगह 5 ppm से कम बीओडी का जल हमेशा शुद्ध जल कहलाता है। पहले हमने प्रक्रिया में 6 ppm प्रयुक्त किया था, वो ऑक्सीजन की गुलित मात्रा को प्रदर्शित करता है जो सामान्य शुद्ध जल की मात्रा है। लेकिन यदि 5 ppm बीओडी की बात करें, पहले जल के अंदर गुलित ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी, 6 ppm, अब हम बात कर रहे हैं बीओडी, तो 5 ppm से कम बीओडी का जल अगर है तो शुद्ध होगा, और जैसे ही बीओडी की मात्रा 17 ppm तक पहुंच जाती है तो ऐसे जल को हम उच्च प्रदूषित जल कहते हैं। अनउपचारित या अनट्रीटेड नगरीय सीवेज का बीओडी, अर्थात जो नगरीय सीवेज, जो कचरा निकल रहा है, जो घरों से कचरा निकल रहा है या मल मूत्र आदि घुल करके जो कचरा नाले में निकल रहा है, उसके अंदर बीओडी का मान अगर नापा जाए तो ये 100 से 400 ppm होता है, जबकि प्रदूषित जल के लिए बीओडी का मान कितना होना चाहिए, 17, अर्थात लगभग इससे 10 से 20 गुना या 25 गुना तक अधिक बीओडी मान युक्त जल सीवरेज के अंदर उपस्थित होता है। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि यह सीवरेज जल अगर 1 लीटर है तो ये लगभग कितने, इस लगभग आप कह सकते हैं 25 से 30 गुना पानी को प्रदूषित कर सकता है, जो कि प्रदूषित जल होता है। तो अगर 1 लीटर पानी को 25 लीटर पानी में मिला दिया जाए फिर भी जो जल होगा वो प्रदूषित होगा, और सामान्य जल में पहुंचाने के लिए लगभग 200 गुना तक या 100 गुना तक जल के या शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में बीओडी का मान हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि जल प्रदूषित है या नहीं है। अगर बीओडी 5 है तब तो हम जल को शुद्ध कहेंगे, और बीओडी का मान 17 या उससे अधिक होता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। मात्रा ध्यान रखना, जल में गुलित ऑक्सीजन 6 ppm आपको बताई जा चुकी है, अभी हम बात कर रहे हैं बीओडी की। नेक्स्ट है सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ध्यान रखना, सीओडी अलग चीज है, ये भी प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। दिए गए जल में उपस्थित अशुद्धियों के ऑक्सीकारी अपघटन हेतु प्रयुक्त ऑक्सीकारक, अर्थात जल में जो अशुद्धियां हैं उनको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपघटित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसी ऑक्सीजन को या कितना ऑक्सीकारक चाहिए, उस ऑक्सीकारक की मात्रा को ही हम सीओडी कहते हैं। तो दिए गए जल में उपस्थित अशुद्धियों के ऑक्सीकारी अपघटन हेतु प्रयुक्त ऑक्सीकारक, जैसे मैं सरल ऑक्सीकारक ले रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो प्रयुक्त ऑक्सीकारक पोटेशियम डाइक्रोमेट की ppm में जो मात्रा है उसी को हम सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। तो जल के अंदर जो कचरा है उस कचरे को ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा अपघटित करने के लिए हमें ऑक्सीकारक की कितनी मात्रा चाहिए, उस प्रयुक्त ऑक्सीकारक की मात्रा को ही सीओडी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ppm में दर्शाई जाती है। सीओडी और बीओडी के मान में कमी के साथ जल की गुणवत्ता या स्वच्छता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, और इन दोनों का मान बढ़े तो जल के अंदर अशुद्धि या जल के अंदर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती। तो प्रदूषकता सीओडी बीओडी, प्रदूषित जल की बीओडी सीओडी अधिक होगी और शुद्ध जल की बीओडी सीओडी हमेशा कम होती है। ये दोनों प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। अंत में थर्मल प्रदूषण के प्रभाव या इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें विसर्जित ऑक्सीजन में कमी होती है, अर्थात पानी में घुलित ऑक्सीजन घट जाती है। बीओडी जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता में वृद्धि करता है, अर्थात बीओडी को बढ़ाता है। मछलियों के अंडों से शीघ्र बच्चे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जल के अंदर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या वृद्धि होती है। श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र और महत्वपूर्ण सेल प्रक्रियाओं में असफलता के कारण सीधी मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये जैविक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? थर्मल प्रदूषण, अर्थात ताप में वृद्धि होना भी जल के प्रदूषण को प्रभावित करता है या जल प्रदूषण करता है।
लास्ट है जल में रेडियो एक्टिव सामग्री। जल के अंदर अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ भी उपस्थित हैं तो भी जल की प्रदूषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं या प्रदूषकता उत्पन्न करते हैं। सर्वाधिक विषैले रेडियो एक्टिव तत्वों में है प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, सीजियम, जिरकोनियम और रुथेनियम इत्यादि हैं, जो परमाणविक ईंधन के बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन से उत्पादित होते हैं। तो परमाणविक जो फ्यूल है या ईंधन है, उस ईंधन के अंदर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट द्वारा इन तत्वों का तत्व उत्पन्न होते हैं। ये तत्व जल में घुलित अवस्था के अंदर यदि जल ये तंत्र के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव अशुद्धि उत्पन्न करते हैं या रेडियो एक्टिव प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जल तंत्र में पहुंचने पर ये इको साइक्लिंग प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ करके जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसी के साथ ही ये प्रक्रिया का चैप्टर का काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट को अगली क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू सो मच।